नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भारद्वाज सर बीसीडब्ल्यू के सहचर वाले प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका की यात्रा और इसके साथ साथ जो चंपारण मूवमेंट था, होम रूल लीग मूवमेंट था, इन सब चीजों पे मैंने डिस्कस किया। कामागाटा मारू इवेंट्स जो कनाडा में प्रवेश से संबंधित था, उन सभी पे जोरदार डिस्कस हुआ है। आप लोग पिछले वीडियो में जा करके आगे पीछे स्लाइड करके उसे देख करके अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, और जहां भी ना समझ में आए ना, कमेंट बॉक्स में जरूर उसे प्रश्न के रूप में पूछ लीजिए, आंसर आपका दिया जाएगा। आज जो हमने टॉपिक उठाया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 ऐसे टॉपिक उठाया है और 6 पे लगभग 40 से भी प्लस में क्वेश्चन हैं। 40 ये क्वेश्चन देखने के लिए है। मैं फिर से आप सबको कहना चाहूंगा, और आप लोग जानते हो, पिछले वीडियो जो भी देख चुके हो और जो नया है उसके लिए भी मैं बता रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं भले 40 लिखा हूं, लेकिन 40 का मतलब आज जो है ना लगभग 300-400 प्लस जो है ना क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। और एग्जाम में कई बार तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से, बहुत सारी ऐसी बातें हम बताते हैं जिसको इसमें लिखते नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूं, तो उसको ध्यान से सुनना है और नोट्स बना लेना है। अब चलिए आते हैं, बताते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम नजदीक देखते हुए मुझे शॉर्ट में पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा जो है उद्देश्य यही है कि आप लोगों का जो है क्या करें, एक टॉपिक पे एक अच्छी कमांड बन जाए, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी के लेवल में छूट ना पाए। तो चलिए बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, महात्मा गांधी का हमने साउथ अफ्रीका वाला तो देखा था, लेकिन आज इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी 21 साल के बाद वापस आते हैं ना, तो आने के बाद वो क्या करते हैं, भारत की राजनीति में किस तरह से आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और न केवल युद्ध लड़ा बल्कि उसे जीता भी, साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों से मुक्त किया, पूरे विश्व के एक बड़े नेता के तौर पे गांधी जी का उभार हो चुका था। और अब जो है, आज जो है भारत में उन्होंने क्या किया, ये एक टॉपिक देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट क्या था। तीसरा टॉपिक इससे पहले ही बताना चाहिए था मेरे को, बता दें, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है गांधी जी का, गुजरात में मिल मजदूर जो लेबर एसोसिएशन था, उनके लिए जो उन्होंने जो है मूवमेंट चलाया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। उसके बाद रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक। उसके बाद जो है आगे खिलाफत मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला है, खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बनती है। और फिर चौरी चौरा इवेंट क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आज लगभग ये 6 जो बड़े टॉपिक्स है ना, उसको मैंने उठाया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है साउथ अफ्रीका की यात्रा गांधी की पढ़ लिए हैं, और उसके बाद जो है देखते हैं कि भारत में वो आते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर आप लोग डालिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियार के रूप में किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ weapon फॉर द फर्स्ट टाइम। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल से रिलेटेड जो है पहला बार जो भूख हड़ताल है, इसके संबंध में थोड़ा सा जान लीजिए। एक टॉपिक आता है आप लोगों के इतिहास में जिसको हम बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब जरा देखिएगा कि ये लेबर का जो मूवमेंट हुआ अहमदाबाद में, गांधी जी उसका गए वहां के मजदूरों के बुलाने पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, यानी प्रथम भूख हड़ताल, इसी को, इसी आंदोलन को कहा गया पहला भूख हड़ताल जो गांधी जी ने किया था, स्ट्राइक किया था। अब दोस्तों ये दोनों का टाइम पूछा जा सकता है आप में, जिसको पूरा ध्यान रखना है
कि 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, यानी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किया गया गांधी जी के द्वारा। अब समझते हैं कि ये तो किया गया आंदोलन, लेकिन आंदोलन क्यों किया गया, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम समझिए, आप लोगों को बताया होगा मैं कि 1914 से लेकर के और 1918 तक वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी पहला विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा आप लोग जानते हैं 1939 से लेकर के 45 तक, यानी 1939 से 45 तक चला। तो ये जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना, उसी टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे अहमदाबाद में एक बीमारी जो है फैला, और वो बीमारी था प्लेग बीमारी। तो जैसे अभी कोरोना आया था भारत में, तो कोरोना के दौरान क्या देखा गया कि लोग शहरों को छोड़ करके गांवों में जाने लगे, अपने अपने होम टाउन में जाने लगे। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि लोगों को यह भय सताने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन का अंतिम समय अभी आ गया हो। तो इस तरीके से मजदूर भी डरने लगे थे। तो मजदूर जब डरने लगे तो हुआ क्या, हुआ यूं कि प्लेग नामक बीमारी के कारण मजदूरों का पलायन होने लगा, माइग्रेट होने लगा अपने अपने होम टाउन में, अपने अपने शहर के लिए, अपने अपने गांव के लिए। अब दिक्कत क्या बढ़ गई कि जिस अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में जिसका मिल था वो अंग्रेजों का था, और वो जो मिल अंग्रेजों का था दोस्तों, उसमें भारत के लोग काम करते थे, मजदूर लोग काम करते थे। अब जरा सोचिए, भारत का कोई लेबर वहां पे काम कर रहा है, और यदि सारा का सारा लेबर जो है होम टाउन चले जाए, तो क्या कंपनी चल पाएगी क्या। कंपनी नहीं चल पा रही थी। अब जितने यूरोपियन जो ऑनर है, जो अंग्रेज मालिक है कंपनी के, उन लोगों को यह सरदर्दी होने लगा कि भैया अब तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, इन मजदूरों को रोकना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरह से रोकना पड़े, लालच दे करके। तो उन लोगों ने क्या कहा कि मिल मालिकों ने कहा, यानी मिल जो है ऑनर ने कहा, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि से देखो, आप लोग जो जो मजदूर यहां रुकेगा इस प्लेग के समय पे कंपनी का साथ देगा, उनको हम एक बोनस देंगे जिसको हम बोलेंगे प्लेग बोनस। और ये जो प्लेग बोनस होगा वो टोटल सैलरी का 80% होगा, 80% होगा। मान लिया जाए, एक सपोज करते हैं कि 10,000 रुपया मजदूरों की सैलरी मिल रही है, तो उसका 80% का मतलब क्या हुआ कि 8,000 सैलरी में और ऐड हो जाएगा प्लेग बोनस के रूप में। यानी जो 10,000 मिल रही थी सैलरी, जो जो मजदूर उस टाइम पे रुके उनकी सैलरी 18,000 कर दी गई। मैं ये सपोज कर रहा हूं, उस समय के अकॉर्डिंग 80% बढ़ाया गया टोटल सैलरी का। तो अब आप जरा सोचो कि मजदूर जो है उसको क्या चाहिए, उसको भाई मजदूर को यही चाहिए कि हम आज काम कर रहे हैं तो हमारे पूरे फैमिली का खर्चा मेंटेन हो सके। अब उन्होंने फैमिली के खर्चे को मेंटेन करने के लिए जो है वहां पे रुक गए। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी बातें मान लेते हैं, 80% आप जो है मेरे को बोनस दो। रुक तो गए, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ और प्लेग बीमारी थोड़ा सा कम हुआ, उस समय इन लोगों ने क्या किया, मिल मालिकों ने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया और मजदूरों को बोला कि देखो अब तुम लोगों को कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, बोनस बंद, बीमारी बंद, बोनस भी बंद। अब इस बात पे मजदूरों को लगा कि भैया ये तो मेरे साथ धोखा है, जब इनको जरूरत थी तब तो ये काम करवा लिए, लेकिन आज जरूरत नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि से ठीक है जाओ, काम करना है काम करो, नहीं करना है जाओ। अब मजदूरों ने क्या किया कि मजदूरों ने जो है उस मिल का, जो टेक्सटाइल मिल था, उन मिल का जो है घेराव कर दिया, जिसमें वो काम करते थे कंपनी का घेराव कर दिया, और वो बैठ गए, मांग करने लगे कि देखो ठीक है तुम लोग 80% दे रहे थे, 80% मत दो, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ है, तो वर्ल्ड वार के कारण हमारे यहाँ जो है ना वो महंगाई बढ़ गई है, तो कम से कम इतना पैसा हमें दो बोनस के रूप में, ताकि हम अपना खर्चा आराम से, अपने फैमिली का खर्चा उठा सके। तो 50% वहां पे उन लोगों ने डिमांड रखा, मजदूरों ने कितना डिमांड रखा, 50% दोस्तों डिमांड रखा कि हमें 50% जो है वो दे दिया जाए। एक सेकेंड,
ज्यादा नहीं, कितना चाहिए? 50%। अब जरा इस बात को समझिए, इस गणित को समझ लीजिए। 50% जो है मजदूरों ने मांग के कि 80% मत दो भैया जो दे रहे थे भले, लेकिन 50% दो ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। अब मजदूरों की डिमांड ये है। अब मालिक क्या कह रहे हैं? मजदूर कितना मांग किए हैं? इस साइड में एक तरफ लिख लीजिएगा आप लोग 50%। मालिक कह रहे हैं कि तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, लेकिन मालिक ने माना कि चलो ठीक है 50% तो नहीं देंगे, तुम लोग काम करो 20% दिया जाएगा टोटल बोनस का। यानी 10,000 दिया जा रहा है तो 2,000 मात्र और बढ़ाया जाएगा। काम करना है काम करो, नहीं करना है तुम लोग जाओ। मजदूरों ने कहा कि नहीं, हमें 50% ही चाहिए, क्योंकि इससे कम पे नहीं होता है, मेरे फैमिली का खर्चा नहीं चल पाएगा। और इसको लेकर के हड़ताल पे बैठे। फिर जाकर के गांधी जी को उस समय इनवाइट किया, क्योंकि मजदूरों ने देखा कि भैया ये वही गांधी जी है ना जो चंपारण बिहार में जाकर के और वहां के किसान थे, इंडिगो फार्मर थे, उनके लिए इंडिगो ओनर, यानी जो यूरोपियन इंडिगो ओनर है, जो यूरोपियन अंग्रेज मालिक है खेती करवाने वाले, उनके खिलाफ जो है इन्होंने चंपारण मूवमेंट चलाया है। और चंपारण मूवमेंट वहां सफल रहा है और वहां मजदूरों की किसानों की बात मान ली गई है। पूरा बिहार एक तरह से जो है ना वो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के बाद मोहित हो गया था। वहां के किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि भाई मेरे लिए तो कोई फरिश्ता सामान आ गया है जो मेरी समस्या का समाधान करवा दिया। वहां टेनेसिया सिस्टम, तीन प्रथा को खत्म करवा दिया। आप लोग देखिएगा टेनेसिया सिस्टम क्या है पिछले वाले वीडियो में जाकर के। और इसके अलावा जो है 25% जो टैक्स वसूला गया था इलीगल तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा, उनको जो है दिलवा दिया गया। तो अब इसको देखिए, मालिकों ने ठीक इसी तरह से जो है मजदूरों ने बुलाया और महात्मा गांधी चले गए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि से देखो, आप लोग हमारे साथ ऐसे मत बैठना कि आज बैठ रहे हो कल जाकर के फिर जो है हट गए, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। ऐसे करोगे तो फिर जाकर के नहीं, तुम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा और हम जैसे कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा, तब जाकर के पॉसिबल है ये। उन लोगों ने, मजदूरों ने कहा ठीक है। तो मजदूरों के बड़े नेता उस समय जो हुआ करते थे गुजरात में, एक का नाम था अनुसुईया बेन। और ये अनुसुईया बेन जो है ना वो मजदूरों की नेता थी, मजदूर सभा की। उसके अलावा एक नाम और आप लोग याद रखना, उनका नाम है विठल भाई पटेल। ये वही विठल भाई पटेल है जो अहमदाबाद से नगर निगम का जो चुनाव हुआ था 1923 में स्वराज पार्टी की तरफ से, तो मेयर भी चुने गए थे। और ये वही विठल भाई पटेल हैं जो आजादी से पहले ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानसभा, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश सरकार की है, उसमें पहली बार 1923 में भारत का पहला स्पीकर चुने गए। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना कि लोकसभा का स्पीकर, ठीक उसी तरह से जैसे आजादी के बाद यदि कहा जाए तो 1951-52 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 52 में जब रिजल्ट आया मई में, तो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर जी को अपॉइंट किया गया था। ठीक उसी तरह से विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर, पहले भारतीय स्पीकर बने थे। याद रखना है कहां के दोस्तों, लिख लेना, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का पहला जो है ये अध्यक्ष बने थे। जैसे अभी लोकसभा होता है ठीक उसी तरह से केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश टाइम पर हुआ करती थी, और उसके स्पीकर पहले भारतीय विठल भाई पटेल जो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। तो ये दोनों पहले जो है ना किसानों के, मजदूरों के नेता थे, अनुसुईया बेन और विठल भाई पटेल। और दोनों ने मिलकर के ना गांधी जी का इसमें साथ दिया। अब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मजदूरों की मांग है 50%, 50%, मालिक कह रहे हैं कि 20% से अधिक देंगे नहीं, और पहले ये लोग 80% दे रहे थे। तो गांधी जी ने कहा बीच का रास्ता हम निकालते हैं। तो गांधी जी ने दोस्तों डिमांड किया कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग 20% मांग देने के लिए तैयार है, अंग्रेज मालिक, मिल मालिक, मजदूर 50% मांग रहे हैं, हम इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। न मजदूरों की बात और न मालिकों की बात, चलो 35% आप लोग बोनस दे दो मजदूरों को। मिल मालिकों के सामने इन्होंने रखा, कितना अच्छा गांधी जी ने जो है यहां पे रखा। अब जरा ध्यान रखिए, ये क्यों बता रहा हूं डाटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में मजदूरों की डिमांड कितना प्रतिशत थी? 20%, 30%,
50%, 80%, आपका आंसर होगा 50%। और कितना मिल रहा था? 80%। और मालिकों ने कितना देना स्वीकार किया था? 20%। और ये ध्यान में रखना, गांधी जी ने जो है कितना मिल मालिकों से जो है वो परसेंटेज बोनस देने की मांग की? तो 35%। लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो गांधी जी तो भाई पेशे से वकील है, उनको तो आदत है लड़ने की केस। और आज तक एक ऐसा भारत में वकील जो आज तक अपने जीवन में कभी भी नहीं हारा केस को, जैसे राम जेठमलानी साहब जो भारत के हैं, उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो केस जल्दी हारते ही नहीं है। और लंबा से लंबा, खराब से खराब केस को वो जो है ले लेते हैं, तो पहले से फिक्स हो जाता है कि हाँ वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ध्यान में रखना ये बात है कि 30। अब गांधी जी ने क्या किया कि वहां के जो अहमदाबाद के सेशन कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, उस ट्रिब्यूनल कोर्ट के जिम्मा दे दिया, मिल मालिकों के खिलाफ जो है जाकर के केस फाइल किया और बताया सारा सिचुएशन के बारे में, रिपोर्ट तैयार करके दे दिया गांधी जी ने कि यही यही सिचुएशन है। वहां के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, ब्रिटिश ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ये सुनवाई करते हुए गांधी की बात को सही ठहराया, यानी 35% बोला कि से हाँ गांधी की मांग जायज है और मिल मालिकों को 35% बोनस दिया जाना चाहिए, जो कि 80% पहले देते थे उससे आधे से भी कम है, ये जायज है मांग। इस प्रकार से गांधी की बात जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुहर लगा दी और मिल मालिकों को, मजदूरों को देना पड़ा। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि चंपारण आंदोलन के बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, यानी पहला भूख हड़ताल जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के टाइम पे गांधी ने किया, वो भी सफल रहा। आप जरा सोचिए, एक तरफ किसानों का आंदोलन 1917 में, महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके लिए, और वहां पे सफलता के बाद पूरा बिहार मुरीद हो गया, और ठीक इसी तरह से गुजरात भी। तो भारत में ये कर क्या रहे हैं ऑलरेडी अपना हर राज्यों में, कभी किसानों की सभा, किसानों के प्रॉब्लम को सोल्व करने की, कभी मजदूरों के प्रॉब्लम, कभी छात्रों के प्रॉब्लम, ये हर लोग के प्रॉब्लम में जाकर छोटे छोटे स्तर पर पार्टिसिपेट, कोई कोई मान लीजिए कॉन्फ्रेंस हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, वहां चले गए। तो एक अच्छे लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो क्वालिटी झलक रही थी गांधी में। और गांधी जी जरा सोचिए कि साउथ अफ्रीका वाला जैसे ही साउथ अफ्रीका को मुक्त कराए वहां पे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के दमन चक्र से, तो उस समय वर्ल्ड के फेमस नेता बन चुके थे, लेकिन भारत के आम जनता अभी भी गांधी से अनभिज्ञ थी, नहीं जानकारी थी उतनी, क्योंकि पहले टेलीफोन थोड़ी ना था, पहले टेलीविजन थोड़ी ना था कि सबको पता लग जाएगा। गांधी इकलौते देश के ऐसे नेता हैं जिसकी 123 कंट्री में, 123 कंट्री में जो है वो मूर्तियां लगी है। ये बताता है कि वो कितने बड़े वैश्विक नेता थे। वैसे गांधी के बारे में दोस्तों ये एक पूरी तरह से जो है ना, ये दर्शन है, गांधी एक दर्शन का नाम है। तो इनके थॉट प्रोसेस को समझने के लिए आगे, चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी, आप लोग को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा रहे हैं, लेकिन और सारी बातें बता दें। गांधी ही एकलौता एक ऐसे देश के नेता है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए जितना बड़ा त्याग किया। आप जरा सोच सकते हो, 1893 में, 1893 में गए हैं साउथ अफ्रीका, और भारत में 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। 21 साल के बाद आज तक भारत में कोई ऐसा नेता, आप लोग गांधी कोई छोटे इंसान थोड़ी ना थे, ऐसा कौन नेता पैदा हुआ जो 21 साल तक जो है वहां के साउथ अफ्रीका के साथ इंडियन लोग भी थे, उनकी समस्याओं के लिए भी लड़ाई लड़ा, और अपने घर परिवार, उनके बाल बच्चा था, उनका पत्नी था, उनको छोड़ करके वो वहां पे रहे। और भारत में भी आते हैं ना, तो भारत में अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं, पॉलिटिकल गुरु, जिसका नाम रहता है गोपाल कृष्ण गोखले। और जब गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि देखो भाई ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये इंडिया है, साउथ अफ्रीका से कई मामलों में जो है ये भिन्न है। यहाँ की लोगों की सोच, वहां की लोगों की सोच, वहां का ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया, हर तरह से आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाएगा। तो इसलिए अब गांधी जरा सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वकील, और कभी अपने जीवन में गरीबी को नहीं देखा, तो उसको समझाए कि से देखो भैया ये जो 4 व्हीलर कार पे उस टाइम पे जो चल रहे हो सूट बूट लगा करके ना, राजनीतिक जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, एक लिबरल लीडर थे, तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो चल रहे हो ना, वो भी मजदूर संघ की स्थापना किए थे, इनको छोड़ना पड़ेगा, लग्जरियस लाइफ का त्याग करो, और भारत में पैदल घूमना शुरू करो। गाड़ी से जाओगे ना, 4 व्हीलर से, तो जनता का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा।
और अपने पॉलिटिकल गुरु की यही बातें सुन करके गांधी ने क्या किया, पैदल यात्रा करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरा भारत का भ्रमण करना शुरू किया। जब 1-1.5 साल उन्होंने घूमा तो घूमने के दौरान उनका हृदय कांप उठा दोस्तों। और इसके पीछे कारण क्या है? तो सिर्फ कारण एक था कि भारत में इतनी ज्यादा भयंकर पैमाने पे उस टाइम पे भुखमरी थी, इतना ज्यादा जो है गरीबी थी, पॉवर्टी के लोग शिकार थे, कि गांधी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये इंसान यहां पे एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुआ है, और इसके लिए जो है कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ही दोषी है। ब्रिटिश सरकार का जो घटिया इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो जबरदस्ती भारत पे थोप रही है और भारत के लोगों का जो एक्सप्लोटेशन कर रही है, जो शोषण कर रही है, उसके लिए जिम्मेदार यही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे उन्होंने भारत का भ्रमण किया। 1915 में ही जो है गोपाल कृष्ण गोखले की मौत हो जाती है, और ये जो भ्रमण कर लेते हैं, मतलब घूम लेते हैं पूरे भारत को, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, तो करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि से नहीं, भारत की जनता इतने दर्द में है, और जब तक इस दर्द से राहत न दिलवा दे तब तक गांधी जो है अपने लग्जरियस लाइफ का भी त्याग करेगा, और अपने घर परिवार में माया मोह का भी त्याग करेगा, और एक तरह से सन्यास जो है अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने देश के लोगों की परेशानियों को सॉल्व कराने के लिए लेंगे। तो गांधी के बारे में जो देश में आमतौर पर चर्चा होती है ना दोस्तों, हमने तो कितनी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गांधी ये थे, वो थे, उनको इसने गोली मार दिया, उसने गोली, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि गांधी जो एक ऐसे दर्शन है जिनको समझने की जरूरत है, और जिनके बारे में आप समझेंगे वो वर्ल्ड के लीडर ऐसे नहीं थे। 123 देशों में ऐसे जो है मूर्तियां नहीं लगी है। दुनिया का सबसे पहला सत्याग्रह 1896 में 1896 में साउथ अफ्रीका से चलाने वाले गांधी थे। दुनिया को जो है सत्याग्रह का रास्ता दिखाने वाले गांधी थे। दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाने वाले गांधी थे। अब जरा सोचिए आप कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मूवमेंट को लीड कर रहा है वो क्या आम इंसान था क्या? अब बहुत सारी बातें बताएंगे। तो अब देखिए, इस तरह से उन्होंने अपना दौरा करना शुरू किया। 1916 वाले लखनऊ कॉन्फ्रेंस में भी गए, बनारस में भी जाकर के जनसभा में उपस्थित हुए, अपना पहला भाषण दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी घूमना शुरू किए, भारत की हर तरह की समस्याओं के बारे में उन्होंने सुनना शुरू किया और समझना शुरू किया। और यही रीजन है कि 1921 में जो 1921 में जो विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें उन्होंने, विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस में दोस्तों, उन्होंने अपना त्याग कर दिया, सूट बूट का त्याग करके, और धोती कुर्ता, कुर्ता एक नॉर्मल आप देखे होंगे, धोती लपेट करके रहना शुरू कर दिया। और 1917 में उन्होंने जो है अहमदाबाद में साबरमती रिवर के किनारे जो है साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर ली। मैं कहना चाहूंगा कि आज के डेट में बताइए कोई ऐसा लीडर, वो चूंकि राजनेता तो थे नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, हम लीडरों की बात करते हैं, कोई ऐसा एक लीडर बताइए जो नैतिकता के आधार पे, जब कोई दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, या जब कोई किसी तरह का एलिगेशन लग जाता है, तो वो अपने पद का त्याग कर देता है? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन गांधी भारत में रहते हुए भी बड़े से बड़े पदों को ठोकर मार दिए, बोले कि हमें जरूरत नहीं है। 1929 में, 1929 में कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किए गए लाहौर में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू को बना दो। उन्हें अध्यक्ष पद की और राजनीति की जो है, सत्ता की जो है भूख नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिना हम राजनीति में रहते हुए, बिना पावर, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम राजनेता बन जाएंगे तभी जाकर के देश की सेवा होगी। ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी जो है सेवा की जा सकती है। तो चूंकि गांधी एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा है और इसे क्वेश्चन किया जाता रहा है, तो थोड़ा और आगे हम लोग देखें, समझे इसको। तो गांधी की बातें मान ली गई, 35% जो है मिल मालिकों ने देना स्वीकार किया, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट अहमदाबाद का, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो है जजमेंट आया तब जाकर के। तो एक तरह से ये भी आंदोलन उनका सफल रहा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि
इस आंदोलन में जो है कौन कौन साथ था, अनुसुईयाबेन और विठल भाई पटेल, और ये सारी बातें फैक्ट्स के रूप में आप लोग आगे पीछे वीडियो करके देख लेना दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या कह रहा है कि पहली भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो कौन पहला भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है ये अहमदाबाद का हड़ताल जो 1918 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये अब आगे पढ़ाएंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, रॉलेट एक्ट आगे पढ़ाएंगे 1919 में, और बारदोली सत्याग्रह जो है, बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है। बारदोली में आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है और किसानों से रिलेटेड है, जो किसान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, किसान सभा से जुड़े हुए नेता थे जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय ब्रिटिश कोर्ट में वकील भी थे, वकील भी बने। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण, अभी मैंने चर्चा किया कि बनारस में उन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था, याद रखना। आपका आंसर क्या होगा, ये पहला, ये फर्स्ट स्पीच दिया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ध्यान में रखिएगा उसी टाइम पे गांधी जी जिस समय आंदोलन चल रहा था, पहला लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन 1918 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। इसमें गांधी कहीं भी आंसर में दिया हो तो आप ठीक लगा दीजिए, देखिए गांधी पहला ही आंसर दिया है, महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की, ये इनके फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने स्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, कहता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, देखो रॉलेट एक्ट आ गया, अब एक टॉपिक हो गया। अभी मैंने क्या बताया, अभी तो गांधी से रिलेटेड भारत में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सब बताया। इससे पहले वाले में भी केसर ए हिंद की उपाधि जो दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, भारत आने पे जॉर्ज पंचम के, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके कहने पे, तो ये सारी बातें बताई थी। पॉलिटिकल गुरु, उनके दो गुरु, एक पॉलिटिकल गुरु और एक दार्शनिक यानी फिलोसफिकल गुरु। फिलोसफिकल गुरु टॉलस्टॉय को मानते थे और पॉलिटिकल गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, जो बनारस अधिवेशन के कांग्रेस पार्टी के 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पे अध्यक्ष भी रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, रॉलेट एक्ट एक टॉपिक है, तो अब रॉलेट एक्ट पे थोड़ा सा आ जाए दूसरे टॉपिक पे। रॉलेट एक्ट के बारे में एक पेज ले लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, तब जाकर के सारे क्वेश्चन को जो है ना एक साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, कि सारे क्वेश्चन को एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों बनाया गया और इसका मेन पर्पस क्या था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1919। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात कर ले, ताकि आपको टॉपिक पे एक अच्छा खासा कमांड बन जाए और फिर जाकर के आप क्वेश्चन आंसर को आप अपने मन से देते रहना आंसर। अब देखिए रॉलेट एक्ट जो है ना दोस्तों, रॉलेट एक्ट में रॉलेट जो है वो एक ब्रिटिश जज का नाम है, जिसका पूरा नाम है सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट। और ये क्या है, ये ब्रिटिश जज है, ब्रिटिश जज है, लिख लेना एक जगह। और ये ब्रिटिश जज कहां का है दोस्तों, तो ध्यान में रखना इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये उस समय जज था। कहां का था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का चौथा उस समय नंबर पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी, 1866 में की गई थी। इलाहाबाद चौथा कोर्ट है देश का उस समय, और चौथा में से पहला दूसरा तीसरा मैंने बताया होगा, कलकत्ता बम्बे मद्रास 1862 में, और उसके ठीक 4 साल के बाद चौथा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्थापित हुआ था। और इसी का जो है ना ये जज था सर सिडनी रॉलेट। अब देखिए ये बात है, ये जब एक्ट लाया गया, ये जो कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया, वो कब लाया गया, तो 1919 में। आखिर क्यों लाया गया, तो देखिए इससे पहले समझिए कि उस समय में भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय जो भारत में शासन कर रहा है, उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हार्डिंग की चर्चा की है, जो 1910 में आया, 1910 से लेकर के 16 तक यानी 16 तक रहा।
और ये लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड है ना दोस्तों, वो 1916 से लेकर के 21 तक रहेगा और 21 में चला जाएगा, फिर जाकर के अगला आ जाएगा जिसका नाम होगा लॉर्ड रिडी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब आया भारत का वायसराय बन करके, तो आने के बाद उन्होंने देखा एक चीज कि भारत में जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज है ना, जो क्रांतिकारी गतिविधियां है, भारत में जो क्रांतिकारी लोग हैं वो काफी बढ़ गए हैं। भारत के युवा जो है हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा जो है अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं, कुछ लोग कानपुर में बनाए हैं, कुछ लोग बंगाल में बनाए हैं, कुछ लोग पंजाब में बनाए हैं, अलग अलग जगहों पे उनके सेंटर्स थे। अब इस सेंटर को खत्म करने के लिए, ताकि भारत का युवाओं की आवाज को दबाया जा सके, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है उनको समाप्त किया जा सके, उनके लिए वायसराय जो था, ब्रिटिश वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड जो है यहां टाइटल दिया जाता है, चेम्सफोर्ड नाम था। तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया था कि 1917 में 1917 में, यानी इस एक्ट को लाने से पहले 1917 में एक सेडिशन कमिटी जो है अपॉइंट की थी, एक सेडिशन कमिटी जो है बनाया था। सेडिशन कमिटी, देखो दोस्तों सेडिशन क्या है, सेडिशन कमिटी, कमिटी में क्या होता है, कमिटी में क्या होता है, कुछ ब्रिटिश ऑफिसरों का एक ग्रुप है जिसमें एक अध्यक्ष रहता है मिस्टर सेडिशन, और इस कमिटी का वो काम दिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1917 में, जो ये सेडिशन कमिटी स्थापित की गई थी, स्टेब्लिश की गई थी, तो इसको काम दिया कि देखो तुम लोगों को करना क्या है कि ये देखना है कि ये रेवोल्यूशनरीज का जो है ना, जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है उसका स्वरूप क्या है, भारत में पता लगाओ कि कहां कहां पे इनका जो है सेंटर बना हुआ है, जो हमारे खिलाफ जो है ये लोग कंस्पाइरेसी रच रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको थोड़ा सा पता लगा लो, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं उनका एक लिस्ट बना करके मुझे दो। तो सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोलता है इस रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, कि एक काम करो तुम जो है दो एक्ट लाओ, जिससे ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे भारत में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही है, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है, जो जिसमें नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, और जो हमारे खिलाफ जो है चल रही है, उसको खत्म हम कर सके, पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर हम चल सके, पूरी तरह से हमें खत्म करना है। तो इसीलिए सर सिडनी रॉलेट ने दो नियम बना करके दिया दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के अधिनियम एक्ट लाया। तो दो जो है ये, जरा इस डेट को याद रखना आप लोग, 18 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा में, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में दो जो है विधेयक, यानी दो एक्ट जो है, विधेयक नहीं मतलब बिल, जब पास हो जाता है तब विधेयक बोला जाता है, यानी रूल बन जाता है, एक्ट बन जाता है, पहले जब रखा जाता है किसी भी रेजोल्यूशन को तब बिल ही कहा जाता है। तो दो बिल रखा गया क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। दो बिल में से एक बिल जो है ना वो वापस ले लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और दूसरा बिल जो था जिसको नाम दिया गया क्रांतिकारी गतिविधियां अराजकतावादी, क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम, और जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, तो ये रॉलेट एक्ट को दोस्तों पास किया गया, रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया। और रॉलेट एक्ट को जब केंद्रीय विधानसभा से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश सरकार की थी, उससे पास कर दिया, अब तो एक्ट बन गया, पास होने के बाद अब लागू करने का टाइम है। तो इन लोगों ने अनाउंस किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि देखो हम 6 अप्रैल को, यानी लागू होने के, आप मार्च 31वां महीना होता है, तो 13 6 19 दिन, और ये घटना कब हो रही है, 1919 में हो रही है, तो 19 से याद रखना है। 19 दिन के बाद 6 अप्रैल को इन्होंने बोला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, कि रॉलेट एक्ट को लागू किया जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे।
तो आखिर रॉलेट एक्ट में था क्या जिसको लागू करने के लिए केंद्रीय विधानसभा ने पास कर दिया था, और क्यों किया गया था? मेन पर्पस क्या था कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भारत से मिटाना है, खत्म करना है, ताकि हमारे खिलाफ कोई भारत का युवा षड्यंत्र कंस्पायरेसी न रच सके। तो 6 अप्रैल 1919 को जो है उन्होंने लागू किया, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों। जब लागू हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 6 अप्रैल 1919 को लागू किया पूरे भारत में। ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसे 3 सालों के लिए, जरा ध्यान में रखिएगा, टाइम पीरियड क्या दिया गया था? 3 इयर्स, 3 सालों के लिए लागू किया गया। ये टाइम पीरियड है, टीपी है, अवधि है इसकी, क्योंकि प्रश्न बना दिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कितने साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 सालों के लिए, कि 3 साल के अंदर पूरे भारत के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को खत्म करो, इनके जितने भी ठिकाने हैं उसको खत्म करो। ब्रिटिश पुलिस के द्वारा आदेश दिया गया। 6 अप्रैल को जैसे ही ये लागू किया जाता है ना, उस दिन गांधी जी 6 अप्रैल को 1919 को यह लागू किया जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। चेम्सफोर्ड के द्वारा पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई और लागू कर दिया जाता है। जैसे ही लागू किया गया, लागू करने के बाद इसमें बताया गया कि ये 3 सालों के लिए है, और दूसरी बातें बताया गया कि ये जो है एक ऐसा कानून है जिसमें हम शक के आधार पे भारत के लोगों को गिरफ्तार करके, जो 2 लोग 4 लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उनको गिरफ्तार करके हम जेल में भेज सकते हैं। लेकिन जेल में कितना समय के लिए भेजा जाएगा, ये कहीं भी बात नहीं कही गई थी। तो इसको कहा गया कि विदाउट अपील, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट वकील, इस कानून को जाना जाता है। अब इसी बात में सब कुछ बता दिया था उन लोगों ने कि भैया यही है कानून हमारा। विदाउट अपील का मतलब क्या है? आज किसी को गिरफ्तार, भारत की पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो गिरफ्तार करने से पहले, अरेस्ट करने से पहले उसको कारण बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को जो है गिरफ्तार करके कभी भी लेकर के जा सकते बिना किसी रीजन के। उस समय बिना किसी रीजन के, शक के आधार पर गिरफ्तार करके डाला जा सकता है। जरा सोचो, दुनिया का एक ऐसा ब्रिटेन देश जो उस टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री और सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता था, उसके द्वारा इतना घटिया एक्ट लाया गया जो दुनिया में आज तक कहीं किसी देश के द्वारा नहीं बनाया गया हो। माने अत्याचार की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। क्या तो कोई अपील नहीं कर सकता, किसी कोर्ट में आप जा नहीं सकते, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी कारण बताए कि आपका दोष क्या है। 2-4 लोग आपस में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, गिरफ्तार करके पुलिस डाल सकती थी, और कितने साल के लिए डालेगी ये भी उसमें नहीं लिखा गया था। आप जरा सोचो, ये जज के नेतृत्व में, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनके नेतृत्व में बनाया गया था। विदाउट आर्गुमेंट, कोई आप बहस नहीं कर सकते। अभी क्या है, आप गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए, बिना कारण बताए या किसी तरह से यदि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उससे भी ना हो तो देश के सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में भी आपको ये इजाजत है कि आप अपना वकील रख करके आर्गुमेंट करवा सके, आप बहस करवा सके उसमें। और वकील रखने की भी कोई इजाजत नहीं थी। तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून कहा गया, जो 3 सालों के लिए लागू किया गया चेम्सफोर्ड के द्वारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 अप्रैल को ये एक्ट को लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो 6 अप्रैल वाले दिन को ही ना गांधी जी ने कहा कि भैया ये तो ब्लैक डे है, ये तो काला दिन है, और ये ब्लैक लॉ है, यानी ये काला कानून है। अब सवाल है कि प्रश्न पूछ देता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी, ब्लैक लॉ किसने कहा? जरा ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी ने कहा कि ये ब्लैक लॉ है। और यही नहीं, महात्मा गांधी ने यहां तक कहा कि ये जो है ना, दिस लॉ इज ऑन फेयर एंटी फ्रीडम,
ये पूरी तरह से अनुचित लॉ है। दुनिया में ऐसा कानून हम खुद वकील है, इतने सारे जो है संविधान, इतने सारे कानून के बारे में पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कानून हमने कहीं नहीं देखा। ये अनुचित है। दूसरा उन्होंने कहा एंटी फ्रीडम है। एंटी फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता विरोधी है। और उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट जो है ना, जो जनता की, जो पब्लिक की जो फंडामेंटल राइट होती है दोस्तों, उसकी गला रेत करके एक तरह से हत्या करने वाला है। भारत के लोगों के अधिकारों को, भारत के लोगों के राइट्स को जो है जबरदस्ती छीना जा रहा है। उसके मौलिक अधिकारों की, उसके फंडामेंटल राइट्स की जो है वो किल करने वाला है, हत्या करने वाला ये कानून है। तो इसलिए इसको ब्लैक गांधी जी ने कहा। गांधी जी ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार शैतान है, जिसको अपनी गलतियों का भी भूल, उन्होंने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जिसको अपनी गलतियों का भी एहसास नहीं है और इसके साथ किसी तरह का कोई हेल्प नहीं किया जाना चाहिए भारत के लोगों के, भारत की जनता के द्वारा। अब जरा इस बात को देखो कि 6 अप्रैल को लागू किया। गांधी जी ने कहा जल्द से जल्दी से वापस लो, यदि नहीं लेते हो तो हम क्या करेंगे, हम पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक कर देंगे, पूरे देशव्यापी हड़ताल कर देंगे। और गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ जो है एक सभा बनाई, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह एसोसिएशन, सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बनाई, जिसके अध्यक्ष खुद गांधी जी रहे, जिसके प्रेसिडेंट दोस्तों कौन रहे, खुद गांधी जी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बना सकता है कि किस एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना किया था। याद रखना है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। और कब किया था, 1919 में किया था सत्याग्रह सभा की स्थापना। और सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे और फाउंडर कौन थे, जरा ध्यान में रखना कि वो गांधी जी थे। अब सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह सभा के कुछ मेन जो है प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन कौन से थे, जरा ये ध्यान में रखना। यहां पे नाम, 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम याद रखना आप लोग दोस्तों, उमर उस्मानी। उमर उस्मानी। दूसरा नाम याद रखना, शंकर लाल बैंकर, सत्याग्रह सभा से जुड़े थे। तीसरा नाम रखना, तीसरा नाम याद रखना, जमुना लाल बजाज, जिसको ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की टाइटल दी थी, जमुना लाल बजाज दोस्तों। और चौथा नाम रखना, बीजी हार्नीमन। ये 4 बहुत प्रोमिनेंट मेंबर जो है इस सभा के रहे हैं। इस सभा के 4 प्रोमिनेंट मेंबर रहे, प्रमुख सदस्य। पूछा जा सकता है सत्याग्रह सभा में इसमें कौन कौन से लोग उपस्थित थे और कौन लोग नहीं है, तो इस बात को जरा ध्यान में रखें। अब चूंकि आगे बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करना है तो और चलेंगे। तो सत्याग्रह सभा की हुआ, गांधी जी ने कहा पूरे देश भर में हम जो है वो स्ट्राइक करेंगे। और गांधी जी स्ट्राइक करने का जैसे ही आह्वान किए, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जरा इसको ध्यान में रखना, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में तुरंत हड़ताल चालू हो गया गांधी जी के आह्वान करने पे। जरा सोचो कितना बड़ा नेता थे ये, सबसे ज्यादा प्रभाव दिखने लगा। दिल्ली में जरा ध्यान में रखना, डॉक्टर श्रद्धा, स्वामी श्रद्धानंद लीड कर रहे थे स्ट्राइक का। डॉक्टर स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल। और ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है ना, ये किसानों के पंजाब के नेता भी थे। तो ये दोनों लीड कर रहे थे दिल्ली में इस स्ट्राइक का, गांधी जी के कहने पे। गांधी जी को जो है इन लोगों ने इनवाइट किया कि आप आइए दिल्ली में। और गांधी जी आते समय
पलवल नामक जगह पे, आज भी हरियाणा में एक जगह पड़ता है दोस्तों पलवल, हरियाणा में। गांधी जी को क्या किया गया कि इसके 2 दिन के बाद जैसे ही गांधी जी चले दिल्ली के लिए, इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 8 अप्रैल को, 6 अप्रैल को ये कानून, जरा याद रखना कि 6 अप्रैल को ये कानून लागू किया जाता है और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या किया जाता है कि गांधी जी को दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है वो मुंबई जेल में भेज दिया जाता है, मुंबई जेल में भेज दिया जाता है। अब यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनाया जा सकते हैं, बनाया जा सकता है कि दिल्ली में गांधी के स्ट्राइक का आह्वान करने के बाद किसके द्वारा जो है लीड किया जा रहा था स्ट्राइक का, डॉक्टर स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा और डॉक्टर सत्यपाल का, दोनों में से किसी एक का नाम हो सकता है। गांधी जी को इस एक्ट के खिलाफ जो है पहली बार भारत में गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई, कहां पे हुई, जरा ध्यान में रखना कि कब हुई, तो 8 अप्रैल 1919 को हुई। हो सकता है ईयर में दे दे, हो सकता है डेट में, दोनों याद रखना है। और चूंकि पहली गिरफ्तारी है भारत में और गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए हैं और पहली बार गिरफ्तार के बाद किस जेल में रखे गए थे, तो मुंबई जेल में रखे गए थे दोस्तों। ये जरा ध्यान में रखना कि मुंबई जेल में रखे गए थे गांधी जी। और सबसे बड़ी बात कि वो कहां से गिरफ्तार हुए थे, तो पलवल, या तो हरियाणा स्टेट का नाम देगा तो हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे करके दे देगा, और नहीं तो शहर का नाम देगा तो पलवल एक नाम याद रखना आप लोग। गांधी जी गिरफ्तार हो गए और जैसे गांधी जी गिरफ्तार हुए, डॉक्टर सत्यपाल यहां से जा रहे थे, चले गए पंजाब, और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों किसान संगठन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी जो है वो उस समय कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में वकील भी आगे बन गए थे। जरा ध्यान में रखना कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है पंजाब में किसानों का एक सभा में मांग कर रहे थे उनकी समस्याओं क्या। उस समय पंजाब में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया था और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। किसान नेताओं की, इन दो महत्वपूर्ण पंजाब के किसान नेताओं जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों का अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के ही कारण भारत में जालियांवाला बाग जो है कार्नेज यानी हत्याकांड हुआ। तो अब ये जो है जरा ध्यान में रखना, और इसके 8 तारीख को गिरफ्तार होते हैं गांधी जी और 9 तारीख को, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू ब्रिटिश कोर्ट में वकील भी हुआ करते थे और ये दोनों के दोनों जो है किसान नेता थे पंजाब के। जरा ये ध्यान रखना, किसान नेता पंजाब के थे दोस्तों, और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को। और अरेस्ट करने के बाद इन्हों को छुड़ाने की मांग करने के लिए अमृतसर वाले जालियांवाला वहां के एक सेठ का नाम था जिसका अपना पर्सनल बगीचा था, उसी में किसान हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, पंजाब के किसान, और एकत्रित होने के बाद इकट्ठा हुए और अभी छुड़ाने की मांग पर विचार कर रहे थे। तब तक माइकल ओ डायर जो लेफ्टिनेंट पंजाब का नियुक्ति को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आया और हजारों राउंड गोलियां चला करके, और भारत में उस समय ऐसी घटना घटी कि एक भी किसान को छोड़ा नहीं गया, हजारों किसानों की लाश बिछा दी गई इसी अमृतसर पंजाब के जालियांवाला बगीचे में। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश अत्याचार कर रहा है जो दुनिया भर में प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था उस समय कि हाँ हम जो है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रिचेस्ट कंट्री है। आप जरा सोचिए कितना घटिया हरकत पे वो लोग उतर आए थे। और उसी माइकल ओडायर की एक पंजाबी जिसका नाम था उधम सिंह, वो क्रांतिकारी थे देश के जो शहीद हो गए जाकर के लंदन में। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब तक तुम्हें मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 1940 में जाकर के माइकल ओडायर की हत्या जब यहां से भगा दिया गया चेम्सफोर्ड के द्वारा कि तुम जाओ नहीं तो भारत के लोग गुस्से में हैं, भारत के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही गया, उस समय तो नहीं लेकिन 1919 में यह घटना घटी थी, 40 यानी 21 साल के बाद ही सही, बट उधम सिंह जो है जाकर के उसको माइकल ओडायर की गला रेत करके हत्या कर दिए।
जिस पर वहां पे 1940 में पकड़ करके ब्रिटिश पुलिस ने पेंटनविले लंदन में जो जेल है उसमें उनको रखा और वहीं पे उनको 29 अप्रैल 1940 को जो है फांसी की सजा दे दिया गया। तो मदन मोहन लाल ढींगरा और उधम सिंह दो ऐसे देश के क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी हुए हैं जिसकी फांसी की सजा ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन में दी गई थी। इस बात को जरा ध्यान में रखना, यह भी कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे, अब ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए जो जरूरी था आपके एग्जाम के लिहाज से। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, अब जालियांवाला बाग हत्याकांड भी चलेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने, टैक्स न देने के लिए आंदोलन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जरा ध्यान में रखिए, अभी मैंने क्या कहा, गांधी जी, जैसे ही रॉलेट एक्ट को लागू किया जाता है 6 अप्रैल को, गांधी जी कहते हैं कि भाई टैक्स नहीं दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और पूरे यदि वापस नहीं लिया गया ये काला कानून तो हम क्या करेंगे, पूरे देश भर में स्ट्राइक कर देंगे। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, जरा ध्यान में रखना, गांधी जी के द्वारा, कि लगान हम नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट वाला बात, अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? अभी मैंने बताया रॉलेट एक्ट क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या कर रहा है, और ये भी मैंने बताया उसके लिए क्या करना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, बंदी यहां पे लिखा है, बंदी बनाना मतलब अरेस्ट करना, जेल में भेजना, मुकदमों की सुनवाई का वांछित प्रक्रिया के द्वारा, यही तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। खिलाफत आंदोलन का दमन, की युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, की प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो जरा ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, विदाउट वकील, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट जो है अपील वाला कानून कहा गया, जो 3 सालों के लिए लागू हुआ था, यानी बिना मुकदमा चलाए जो है इसको क्या किया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, और इनको जेल में लोगों को ऐसे ही भेज दिया जाता था। तो एक तो ये हो गया, और नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बताइए, अब सारा का सारा आंसर आप लोग दीजिए। सन 1919 में किस दिन लागू हुआ, आपको याद रहना चाहिए 6 अप्रैल को। अच्छा, यदि ये क्वेश्चन कर दे कि किस दिन इसको पास किया गया था, तो याद रखना 18 मार्च, बता दिए हैं आप लोग को, 18 मार्च 1919 को, ये भी दोस्तों याद रखना आप लोग, केंद्रीय विधानसभा के द्वारा, किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, पीछे देख लेना आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसको थोड़ा सा समझिए, कह रहा है कि व्हाट कॉज द रॉलेट एक्ट टू कॉज पब्लिक इल हेल्थ ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो इसमें आंसर देखिए, कह रहा है कि इसने लोगों को जो है बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, और यही भारत के लोगों का रोष का कारण था। लोगों ने कहा कि ऐसा कानून भाई कि बिना, अब जरा सोचो, कोई मुकदमा नहीं, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए, कि बिना मुकदमा चलाए ही जो है बिना किसी दोष के अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता था, और कितने दिनों के लिए डाला जाएगा इसका कोई वर्णन ही नहीं था, और कोई अपील भी नहीं कर सकता था, कोई बहस नहीं कि तुम्हारा कानून गलत है या सही है, इसके खिलाफ कोई कोर्ट में चर्चा नहीं होगी। ये जरा सोचिए। अब अगला क्वेश्चन है कि 1919 में जालियांवाला बाग कांड के समय में भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट वाला आप लोगों ने आंसर देख लिया कि रॉलेट एक्ट वाला सारी बातें। अब थोड़ा आते हैं, अगला टॉपिक है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, कार्नेज। अब ये भी एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में हमने कम लिया था, लेकिन बहुत सारे फैक्ट रॉलेट एक्ट पे बताए, उसको थोड़ा ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा। अब इसको आइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जान लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल यानी रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद, उसी का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 को पंजाब के 2 किसान नेता, अभी मैंने बताया पंजाब के 2 किसान नेता, फार्मर लीडर, जिसका एक नाम था डॉक्टर सत्यपाल
और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया जाता है। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग, जालियांवाला एक सेठ का नाम है जिसका अपना बगीचा है। जालियांवाला बाग पड़ता कहां है, तो अमृतसर में, जरा ध्यान में रखना है, अमृतसर कहां पे है, पंजाब में। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक बैठक, किसानों की बैठक होती है जिसमें किसान हजारों की संख्या में रहते हैं और अपने नेता को छुड़ाने की मांग करते हैं। और ये मांग कर रहे थे, ये बैठक जो हुई इसके ठीक 4 दिन के बाद ये बैठक होती है 13 अप्रैल को 1919 को। और उसी दिन इसी बगीचे में, चूंकि इस बगीचा कैसा है, तो बगीचा चारों ओर से, दोस्तों आज भी जाइएगा जालियांवाला बाग है, चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें हैं और एक ही जो है एंटरिंग का और एक ही एग्जिट का, यानी एक ही जो है प्रवेश द्वार है और एक ही निकलने का द्वार है, निकास द्वार है। और चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्री है ताकि कोई दीवार को कूद करके जो है बाहर निकल भी नहीं सकता है। तो इसी में हजारों की संख्या में किसान जो है बैठे हुए हैं। और यहां पे क्या किया कि जो लेफ्टिनेंट है, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट, जरा इसको ध्यान में रखना, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट माइकल ओडायर, नाम क्या था दोस्तों, माइकल ओडायर, जनरल डायर के नाम से प्रसिद्ध है। माइकल ओडायर आता है और ये इसी गेट पे खड़ा होकर के अपने ब्रिटिश पुलिस के साथ तब तक गोलियां चलाता है, हजारों राउंड, जब तक सारे लोग मारे नहीं जाते। इसमें सभी लोगों को मार देता है। चारों तरफ जालियांवाला बाग हत्याकांड में लाशें चारों तरफ दिख रही थी। कितना दर्दनाक और कष्टपूर्ण ये भारत के इतिहास में घटना रही है। और इस टाइम पे जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मर गए अपने आंदोलन करते हुए, तो माइकल ओ डायर को सजा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी। भारत की जनता पूरी तरह से आक्रोश में आ गई। पब्लिक एंगर जो है वो बढ़ने लगा, भारत का असंतोष जो है वो बढ़ने लगा। भारत की जनता ने मांग किया कि इस माइकल ओ डायर को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया है, किसानों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया है, सिखों के साथ। तो इसके लिए माइकल ओ डायर, दोस्तों जरा इस बात का ध्यान में रखना कि माइकल ओ डायर को जब देखा जेम्स फोर्ड ने कि भैया ये छोड़ने वाले नहीं है, तो भगा दिया यहाँ पे। और जब ये माइकल ओ डायर जाता है तो ब्रिटिश संसद में उस समय इसको सम्मानित किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है ब्रिटेन का शेर है, एक स्वर्ण से, एक तलवार से, और इसके अलावा जो है 2600 पाउंड रुपए से सम्मानित किया जाता है। अब जरा सोचिए, एक तो ये घटिया काम किया और ब्रिटेन की संसद द्वारा 2600 पाउंड जो है पैसा दे करके और एक स्वर्ण तलवार दे करके इसको ब्रिटेन का शेर जो है मान लिया गया। यानी भारत पे अत्याचार करना ब्रिटिश सरकार का जो है ना, वो प्रतिष्ठा का वाला बात था। जरा सोचिए एक कितना नीच स्तर तक गिर चुका था ब्रिटेन का देश, जो उस समय काफी प्रतिष्ठित देश माना जाता था। इतनी घटिया हरकत तो कोई भी देश नहीं करता, नॉर्मल देश भी नहीं। वो तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कहता था अपने आप को, और सबसे रिचेस्ट कंट्री। अब जरा इस बात को देखिए, माइकल ओडायर चला गया। अब पूछ दिया जाता है कि भाई ब्रिटेन का शेर किसको कहा गया। माइकल ओडायर को 2600 पाउंड रुपया देकर स्वर्ण से सम्मानित किया गया, लेफ्टिनेंट ही चला गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, भारत के लोग भी आक्रोश में आए और आक्रोश में आकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी को काफी ज्यादा दुख हुआ इसको लेकर के। रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य की दुनिया में नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लेखक। अमार सोनार बंगला हमारा सुंदर बंगाल, जो आज के डेट में बंगाल का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर कहा जाता है, सर की उपाधि दी थी, सर का टाइटल दिया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के इन्होंने अपने सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। गांधी जी ने अनाउंस किया कि से नहीं, अब हम भी केसर ए हिंद वाला उपाधि लौटाएंगे। हालांकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने लौटाया। उन्होंने कहा कि से भाई ये बहुत दर्दनाक घटना, आलोचना किया। और इसके अलावा उस समय कार्यकारिणी परिषद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी, एक तरह से एडवाइजरी जो है कमिटी थी वायसराय की। तो ब्रिटिश वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना दोस्तों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद, इसको लिख लेना, कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की, ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, जिसमें एक भारतीय थे जिसका नाम था शंकर नायर। शंकर नायर। तो शंकर नायर साहब जो है ब्रिटिश वायसराय में के जो कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीय मेंबर थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि इतना घटिया किस्म का सरकार में हम काम नहीं करेंगे, रिजाइन दे दिया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था जनरल एफ एंड्रयूज, ब्रिटिश ऑफिसर एफ एंड्रयूज, उन्होंने कहा कि ये तो जानबूझ करके की गई हत्या है, डेलिबरेटली मर्डर कहा इसको, जानबूझकर की गई हत्या। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा था कि यह जानबूझ करके की गई हत्या है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो खुद ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था एफ एंड्रयूज। इसको ध्यान में रखना। और शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया कि भैया जो है इसकी जांच किया जाए। तो इसकी मांग करने के बाद, कांग्रेस पार्टी की मांग करने के बाद दोस्तों जरा ध्यान में रखना, जब मांग किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो हंटर कमेटी बैठाई गई। हंटर कौन था? ब्रिटिश ऑफिसर था। उसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और उस जांच कमेटी का नाम रखा गया हंटर कमेटी, जिसमें भारत के भी जो है कुछ लोग थे, एमसीसी तलवार थे, जगत नारायण थे। ये जरा ध्यान में रखना है, ये भारत के सदस्य थे हंटर कमेटी के। और हंटर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बोला कि भाई 379 पीपल ही मारे गए हैं। या जरा सोचो, लगभग रिपोर्ट किसी में एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, किसी किताब में किसी में 1000, किसी में 1200, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल सब में 1000 प्लस लोग मारे गए थे और 1600 प्लस लोग जो है वो घायल थे। 1600 प्लस लोग जो है वो इंजर्ड थे और 1000 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी, 1000 प्लस में लोगों की, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं होता, काउंटिंग करने पे इधर उधर भी गड़बड़िया हो जाती है, इधर उधर लाश को ठिकाना लगा दिया जाता है जब घटना सरकार के द्वारा, जब किसी तरह की घटना घट जाए। तो हंटर कमेटी ने क्या किया, इसको आधा से भी कम यानी 30% से भी कम करके दिखाया इसको कि 379 पीपल ही जो है इसमें भारत के लोग मारे। एक तो जला हुआ है और ऊपर से नमक छिड़कना, यानी एक तो हजारों लोग की उन्होंने जान लिया, किसी तरह की जो है ये 1600 लोग जो घायल हुए उनको भर्ती करवा करके सही नहीं करवाया गया, और ऊपर से ये दिखाया गया कि 379 पीपल। हद तो तब हो गई जब ये हंटर कमेटी में हंटर ने भारत के एमसीसी तलवार जो सदस्य थे और जगत नारायण थे, इनके कहने के बावजूद भी हंटर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर ने जो किया वो क्या था, उचित था, वो फेयर था। हद हो गई। हंटर कमेटी पे जो है भारत के लोगों का और गुस्सा बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपने जो है अलग से इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई और इसमें बताया कांग्रेस पार्टी ने कि से नहीं 1000 प्लस लोग मारे गए हैं और 1600 प्लस से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। ये देश की सबसे जो है दुख भरी घटना है, काफी जो है दर्दनाक घटना है, और ऐसी क्रूर शासन व्यवस्था के खिलाफ हम उठ करके खड़े होंगे। गांधी जी ने कहा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हिंदुओं के साथ किया गया ये बर्बरतापूर्ण कार्य है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चलाएंगे। उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भैया तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा जो है हम मूवमेंट करेंगे। अब जरा सोचो ये बातें आप, अब देखिए जरा, आपने ये समझ लिया तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर के अगला, क्योंकि टॉपिक अभी आगे भी पढ़ना है। कह रहा है इसको तो आप सॉल्व कर लिए कि जालियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? अभी मैंने बताया लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
ये कब तक रहेगा, ये इसका डेट याद रखना है, 1916 में आया था, 21 तक रहेगा, और 21 में जो है लॉर्ड रीडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले घटी थी? आप लोग को पता है पहले क्या थी, रॉलेट एक्ट का बनना, और रॉलेट एक्ट के कारण ही तो मार्शल लॉ लगाया गया था पंजाब में, और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, जो किसान नेता थे, और उनको छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में किसान सभा कर रहे थे मिलकर के, तभी जाकर के माइकल टायर ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये रॉलेट एक्ट बनना, ये जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी, इमीडिएटली जो है बिफोर द जालियांवाला बाग मासक्रे। जरा ये ध्यान में रखना है कि यही विच इंपॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस, तो वो क्या है, रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? अभी मैंने बताया सर नाइटहुड के नाम से किसको जाना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो साहित्य की दुनिया में नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं, गीतांजलि के लेखक। शांति निकेतन आपने नाम सुना होगा, बंगाल के रहने वाले थे। आगे, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को, ये घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को बता चुके हैं, एकत्रित हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? अभी उनकी बात हमने कर लिया है, जरा बताइए ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अभी तो बताएं, 9 किसकी कितनी तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, 9 अप्रैल को, और घटना इसके 4 दिन बाद जो है जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल को घट गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह करना। सत्याग्रह सभा इन्होंने रॉलेट एक्ट में बनाई थी। अभी मैंने बताया कि उमर उस्मानी, शंकरलाल बैंकर, जमनालाल बजाज, है ना, बीजी हार्नीमन, ये जो है उसके सदस्य थे, और उन्होंने कहा था रॉलेट सत्याग्रह करेंगे सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया था? अभी मैंने कहा वायसराय की जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे रिजाइन देने वाले कौन थे? तो सर शंकर नायर जो है, वो शंकर नायर दोस्तों क्या थे, वायसराय की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उन्होंने रिजाइन दे दिया था। इस घटना को देख करके बहुत आहत हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, नाइटहुड का मतलब सर की उपाधि दी गई थी, अभी तो मैंने बताया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अब आप लोग खुद ही आंसर दे दीजिए, अमृतसर। और जो आंसर नहीं दे पा रहा है वो इससे पहले थोड़ा सा स्लाइड को पीछे कीजिए और इससे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए जो मैंने पढ़ाया है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? जरा ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस अपनी तरफ से बोला, कांग्रेस पार्टी की अलग से इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, और जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गांधी जी को बोला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ही ड्राफ्ट तैयार किया था कि कितने लोग मारे गए हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी में, कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी में, और हंटर कमेटी ने क्या कह दिया था, मात्र 379 ही लोग मारे गए हैं, कम करके दिखाया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, अब जरा सोचिए किसके बाद, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी की, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आसान से लग रहा होगा, ठीक, आगे पीछे करके कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने मार डाला? अभी मैंने बताया था दोस्तों, पंजाब के रहने वाले उधम सिंह ने 1940 में जाकर के लंदन में इसको मार डाला, और फिर जाकर के यही उधम सिंह जो है ना, उधम सिंह को वहां 29 अप्रैल 40 को जो है पेंटन विले जेल में रखा गया था, लंदन में पेंटन विले जेल में, और उससे निकाल करके इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और ये ध्यान में रखना कि उधम सिंह और मदन मोहन लाल ढींगरा, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन में स्थापित किए थे 1905 में, उनसे जुड़े हुए एक क्रांतिकारी थे, एक रेवोल्यूशनरी थे देश के। उधम सिंह और मदन मोहन लाल ढींगरा दो ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनको फांसी की सजा ब्रिटेन में हुई है। नेक्स्ट, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा?
अभी बताइए, जनरल डायर को। आंसर एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया, और सारे क्वेश्चन देगा तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से इजीली सॉल्व कर देंगे। बस जरूरत है ना तो ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के फोकस स्टडी करना शुरू कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है और देख करके नोट्स बनाना है। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में जितने भी सर्किल में लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनको इनकी नीड है, उनको भी आप इसे सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको फायदा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, इसको देख करके अच्छे से नोट्स जरूर बना लेना है, ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। और यही हम लोगों का जो है ना उद्देश्य है, सहचर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही थे है कि आप लोग परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और अपना एग्जाम को सफलतापूर्वक निकाल पाए। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिया था। जरा ध्यान में रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट जो है देश में पहला मुस्लिमों का मूवमेंट है। मुस्लिम मूवमेंट, मुस्लिम आंदोलन, पहला देश का मुस्लिम आंदोलन, फर्स्ट मुस्लिम मूवमेंट, जो 1919 में, दोस्तों जो 1919 में क्या हुआ था, यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के दो कारण थे, एक तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम इस आंदोलन के होने के, और एक देश के अंदर। आखिर वो क्या थे, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस एंड डोमेस्टिक सर्कमस्टांसिस हैड कंबाइंड रोल्ड। इन्होंने जो है एक जो है कंबाइंड रोल निभाया था टू स्टार्ट दिस मूवमेंट, इस आंदोलन को स्टार्ट करने में। तो वो कौन कौन सा था, खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें ताकि सॉल्व हो सके। खिलाफत मूवमेंट, देखिए पहली बात तो जरा समझिए कि जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया। किनके द्वारा, दो लोगों के द्वारा। एक का नाम था मोहम्मद अली, ये वही मोहम्मद अली है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने चलाया था 1920 में, उसमें पहली गिरफ्तारी भारत की किसी की हुई थी उस दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, तो वो मोहम्मद अली थे। मुस्लिम के बड़े लीडर माने जाते रहे हैं शौकत अली, जिन इन दोनों को अली ब्रदर्स यानी अली बंधु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और इन्हीं के लीडरशिप में ये आंदोलन चलाया गया। तो एक तो था कि ये आंदोलन चलाने के पीछे कारण कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था ना 1914 से लेकर के 1918 तक, उसमें दो ग्रुप बने हुए थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र, यानी अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो आपको हम बता रहे हैं कि धुरी राष्ट्रों में कौन था और मित्र राष्ट्रों में कौन था, इसको जरा ध्यान में रखना। मित्र राष्ट्रों में अलाइड पावर में जो है ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, आगे जाकर के ऐसे जो है जो बड़े बड़े देश थे वो थे, अमेरिका भी इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है पार्टिसिपेट कर गया। और धुरी राष्ट्रों में जो है टर्की था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ये जो है धुरी राष्ट्रों में था। तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें क्या हुआ, एलाइड पावर के द्वारा जो है सेंट्रल पावर की हार हो जाती है, धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। और मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी था, और ब्रिटेन ने जैसे ही हराया तो तुर्की को, क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र में था, और जरा देखिए कि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, अभी तक 57 मुस्लिम कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में है। भारत के मुसलमानों को तुर्की का साथ देना चाहिए था, लेकिन भारत के मुसलमानों ने तुर्की का साथ न देकर के और ब्रिटेन का साथ दिया था। क्यों, क्योंकि भारत का जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, वायसराय था, उसने कहा था कि देखो तुम लोग यदि जो है हमारा साथ देते हो तो तुम लोगों के आंतरिक मामलों जो इंटरनल मैटर्स है उसमें हम किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे किसी तरह के धार्मिक हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, धार्मिक मामलों में जो रिलीजियस मैटर है उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यदि तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो धमकाया था कि तुम्हारे धार्मिक मामलों में, तुम्हारे
पर्सनल मामलों में भी जो है वो हमारा इंटरफेयर चलेगा। तो इस कारण से भारत के मुसलमान जो है पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिए थे ब्रिटेन की तरफ से तुर्की के अगेंस्ट में। और तुर्की की जब हार हो गई तो तुर्की को दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी दो भागों में जो है टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो भागों में तुर्की का विभाजन कर दिया गया। किसके द्वारा? तो विभाजन कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों, जो मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर में था, और ये सेंट्रल पावर की हार हुई थी, सेंट्रल पावर में तुर्की था। ये विभाजन किया गया। अब किसी देश को दो टुकड़े में करोगे, वहां की जनता क्या करेगी? आपका सम्मान थोड़ी ना करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 57 जो मुस्लिम कंट्री है ना, तो उसमें से एक टर्की भी है। और तुर्की में जो है ना, जो शासन उस समय चलता था उसका नाम था, उनको शासन करने वाले को जो सुल्तान होता था, तुर्की का सुल्तान, वो शासन भी करता था और रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु भी था, जिनको हम स्पिरिचुअल गुरु उर्दू वर्ड में खलीफा बोला जाता है। खलीफा से खिलाफत आंदोलन बना। जरा ध्यान में रखिए, खिलाफ का मतलब एक तरह से विद्रोह, विरोध करना, लेकिन खलीफा क्या है? एक धर्म गुरु। जैसे हिंदू में कहा जाता है कि ये धर्म गुरु है, उसी तरह मुस्लिम में खलीफा, जिसे इंग्लिश में केलिफ कहा जाता है दोस्तों, केलिफ का पद था। यानी सुल्तान शासन भी करता था और एक धार्मिक गुरु के रूप में भी काम करता था, खलीफा के रूप में भी, तुर्की का सुल्तान, जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम साम्राज्य की जो है आस्था का केंद्र था। अगर सोचिए, आज भी कोई मुस्लिम है, भारत का है या वर्ल्ड का कहीं भी, उनका मक्का मदीना से कितना प्यार होता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, तुर्की में जो खलीफा था, जो मुस्लिम का धर्म गुरु था, उनसे पूरे विश्व के मुसलमानों की एक पर्सनल आस्था जुड़ी हुई थी, पर्सनल बिलीफ जुड़ा हुआ था। और खलीफा को न केवल पद से जो है उतार दिया ब्रिटेन वालों ने, तुर्की का विभाजन करके पद से हटा दिया, बल्कि हटाने के साथ साथ इनको बंदी भी बना लिया गया, बंदी भी बना लिया गया। अब जरा सोचिए, किसी के धर्मगुरु को अरेस्ट कर दिए, उनको पद से हटा दिए और आप अपना शासन चलाने लगे, तुर्की का विभाजन कर दिए। दुनिया का मुसलमान क्यों न इस पे रोष प्रकट करे, और इसमें भारत के भी मुसलमान पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, कि भैया हमारे पास और लोग हैं, हकीम अजमल खान है, हसरत मोहानी है, अब्दुल कलाम आजाद जी है, जो भी देश के बड़े मुस्लिम लीडर है, वो सब मिलकर के दिल्ली में जो है हम क्या करेंगे, एक खिलाफत कमेटी बनाएंगे। तो दिल्ली में जून 1920 में खिलाफत कमेटी बनाई गई दिल्ली में। इन दोनों लोगों के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत कमेटी। और इस खिलाफत कमेटी के जो सदस्य रहे हैं, उसमें ध्यान में रखना है, अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, अब्दुल कलाम आजाद यही है जो अब्दुल कलाम आजाद जी 1923 में, 1923 में के दौरान भारत के पहले यूथ मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के चुने जाएंगे दिल्ली वाले कॉन्फ्रेंस में। और ये खिलाफत कमेटी जो है जब बनाई गई मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा, तो गांधी जी को इनवाइट किया गया कि आप इसकी अध्यक्षता कीजिए। जरा ध्यान में रखिए, भारत में पहली बार खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता 1919 में जून में गांधी जी के द्वारा की गई। दोस्तों, गांधी जी गए, लेकिन इसका विरोध जो है ना, मोहम्मद अली जीना, जो मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित था, मोहम्मद अली जीना, जिसको फादर ऑफ दी पाकिस्तान कहा जाता है, मोहम्मद अली जीना मुस्लिम लीग में 1913 में जुड़ा था। उसने जो है गांधी जी के अध्यक्षता पर सवाल खड़ा किया। उसने कहा कि से नहीं, गांधी जो है एक के नाम से पहले महात्मा लगा हुआ है, जो सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता को नहीं बताता, और ऐसे लोगों को जोड़ना मुस्लिम आंदोलन से ये ठीक नहीं है। उसका पर्सनल थॉट था। तो खैर, विरोध, क्योंकि क्वेश्चन कर दिया जाता है कि खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनने पर किसने विरोध किया था, तो जरा ध्यान में रखना, मोहम्मद अली जीना ने, जो मुस्लिम लीग पार्टी का सदस्य भी था। गांधी जी ने कहा, इस मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हिंदुओं के साथ एक दर्दनाक घटना, गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिए, एक अवसर के तौर पे, और तुम लोगों के साथ जो है ये घटना घटा है, वहां भी और यहाँ पे भी। जब 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो जो विश्वास दिलाया था ब्रिटेन की सरकार ने
कि तुम लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं की जाएगी, तो वो जो है विश्वास से मुकर गए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब जो है किया जाएगा। 1914 में जब हार्डिंग था उसी टाइम पे ये विश्वास दिलाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए भारत के मुसलमानों को। लेकिन जैसे ही चेम्सफोर्ड आया 1918 में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी बातें जो है तुम लोग के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर और पर्सनल मामलों में हम करेंगे। बातों से अपने मुकर गए ब्रिटिश सरकार। अब उसके बाद जो है द एटीट्यूड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स पूरी तरह से टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हो गया, वो पूरी तरह से टर्न हो गया, रुख बदल गया भारत के मुसलमानों का। अब इस तरह से जो है भारत के मुसलमानों ने जो है चलाया। अब भारत के मुसलमानों ने क्या किया, गांधी जी को सपोर्ट कर दिया। जरा याद रखना ये भी बात, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में इनकी जब कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, खिलाफत कमेटी की जो है बैठक हुई, बैठक दिल्ली में हुई थी, अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। तो उसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी साहब, डॉक्टर अंसारी, सारे लोग जो है मिल करके, जो मुस्लिम के बड़े लीडर थे, उन लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, हम गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। इस बात को जरा ध्यान में रखना। अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर के आगे जो है और देखेंगे। ये पूरा बढ़िया से देख लेना आप लोग, क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन किसने किया था, गांधी जी ने। अभी मैंने बताया गांधी जी क्या रहे, खिलाफत कमेटी के 1919 20 जून में यानी दिल्ली में जो हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी मैंने बताया था दोस्तों, गांधी जी को 1919 में खिलाफत कमेटी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के कहने पे, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और खिलाफत कमेटी का जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, भाषा की समस्या तीव्र हुई, भाषा से रिलेटेड बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, बिल्कुल नहीं, हिंदुओं को दबाया गया, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा कि हिंदू मुसलमान के बीच जो मतभेद था, जो हिंदू मुस्लिम के बीच डिफरेंस था, वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी उसमें कमी आई दोस्तों। क्यों, क्योंकि गांधी जी को इन लोगों ने 20 जून 1920 इलाहाबाद जब मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, तो उसमें गांधी जी को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ, हम कांग्रेस के साथ मिलकर के आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे। और गांधी जी ने भी इसको एक अवसर के तौर पर लिया कि अच्छा समय है जब हिंदू और मुसलमान दोनों ही ब्रिटिश खिलाफ हो चुके हैं, और इन लोगों को एक करके एक बड़ा मूवमेंट छेड़ा जाए, क्योंकि यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रिटिश सरकार को यहां से हरा करके भेजने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दे जरा देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, सवाल उठता है क्यों किया। तो देखो, अभी मैंने कहा कि उन्होंने एक अवसर माना था गांधी जी ने, तो अब इसमें आंसर क्या है कि गांधी जी जो है ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वो जानते थे कि जब तक कांग्रेस पार्टी को यानी हिंदुओं को और मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों में यूनिटी नहीं लाई जाएगी, तब तक जो है देश को आजाद कराना संभव नहीं है, यूनिटी जरूरी है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, भारत के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही अध्यक्षता स्वीकार किया, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था कि अलग अलग तरीके से हम लोग करें, हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के साथ मिलकर के नहीं। गांधी जी को किसने सावधान किया था, ये ध्यान में रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जो आगे जाकर के कांग्रेस पार्टी में भी रहता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी देगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करे। अभी मैंने कहा गांधी जी का सबसे बड़ा जो है विरोध किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, कि भाई वो कट्टरपंथ को बढ़ावा प्रोत्साहित न करे। ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने
आप दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? अभी मैंने बताया मोहम्मद अली जिन्ना, यहां जिन्ना लिखने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो क्या की थी? खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना यानी आलोचना, क्रिटिसाइज किया था, पार्टिसिपेट का। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल की पदवी का त्याग किया था? जरा ध्यान में रखना, हाजी उल जो है एक टाइटल है, एक उपाधि है जो हकीम अजमल खान को दिया गया था। ये हकीम अजमल खान, जरा ध्यान में रखना, और ये वही हकीम अजमल खान है जो 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाएंगे। जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं उस समय। हालांकि 1921 में जो अहमदाबाद वाला अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें सी आर दास को चुना गया था, यानी चित्तरंजन दास जी को चुना गया था। लेकिन सी आर दास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अरेस्ट हो गए थे। मोतीलाल नेहरू अरेस्ट हुए थे, जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हुए थे। देश में अधिकांश सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो मद्रास कोर्ट के वकील थे, और भारत के आप जानते ही हो कि वायसराय भी अंतिम माने गए हैं फर्स्ट में। तो सी आर दास जो है वो जेल में थे, इसलिए इन्होंने क्या की थी? 1921 में अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे हैं हकीम अजमल खान, जिनको हाजी उल कहा जाता था, और इन्होंने क्या की थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल की पदवी का त्याग कर दिया था ब्रिटिश सरकार का, कि ये तुम्हारी पदवी, ये तुम्हारे जो जो दिया गया है हमें उपाधि, टाइटल, उसको हम त्याग करते हैं, वो नहीं चाहिए। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आइए देखते हैं कौन ने नहीं किया था। आपको मैंने क्या बताया? मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली ने, और स्वामी श्रद्धानंद ने। जरा ध्यान में रखिएगा, इसमें कौन ऐसा आंसर होगा कि से भाई खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था? आपको अभी अभी मैंने बताया, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ने कहा कि खिलाफत आंदोलन चलाइए, लेकिन गांधी जी के जो है वो गांधी जी का सपोर्ट नहीं किया था केवल, लेकिन वो खिलाफत आंदोलन चलाने के समर्थन में था। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू पे, देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ जवाहरलाल नेहरू ने भी सपोर्ट किया था। मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट नहीं किया था। आंसर क्या होगा? और स्वामी श्रद्धानंद जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि इसे नहीं, हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? जरा ध्यान में रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी जो है एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल करके, जैसे जो है आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान मुस्लिम लीग के साथ मिल करके एक साथ जो है आगे बढ़े, आंदोलन चलाए, गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। और न केवल मदन मोहन मालवीय बल्कि बिपिन चंद्रपाल जी को भी दिक्कत था असहयोग आंदोलन के रेजोल्यूशन से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिक्कत था, लाला लाजपत राय को दिक्कत था। इन लोगों ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। 4 सितंबर 1920 को जो कलकत्ता कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष, पहले उग्रवादी अध्यक्ष, पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय को बनाया गया था, उन्होंने विरोध किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देख ले। अब दिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे हम एक टॉपिक पढ़ ले, और चौरी चौरा इवेंट पे, तब जाकर के क्वेश्चन को झट से जो है, अब सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो आइए अगला जो है हमारे पास जो 20-30 मिनट का हुआ है, उसमें ये जो 2 टॉपिक बचा हुआ है, 4 टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, रोलेटेड पढ़ लिया, महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारत में उन्होंने क्या किया ये पढ़ लिया, आपने ये भी पढ़ लिया, खिलाफत मूवमेंट क्या है उससे रिलेटेड बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ लिया, जालियांवाला बाग कांड से रिलेटेड बातें पढ़ ली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो चलेगा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को शॉर्ट में, ताकि क्वेश्चन आंसर आराम से आप लोग सॉल्व कर पाए एग्जामों में।
समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक तो बात जानिए, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का पहला विश्व का पहला बड़ा मूवमेंट माना जाता है। फर्स्ट जो है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट मूवमेंट माना जाता है, विश्व का पहला फर्स्ट बिगेस्ट मूवमेंट माना जाता है, बड़ा आंदोलन माना जाता है। अब मैं सिर्फ ये बड़ा कैसे, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों ने गांधी के कहने पर पार्टिसिपेट किया, यहां तक कि 25 पैसा जो है कांग्रेस की सदस्यता के रूप में रखा भी गया था पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़े मास मूवमेंट जो है, जन आंदोलन को कोई लीड करने वाला था तो वो महात्मा गांधी जी थे। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस की क्रांति का नेता। आप लोगों ने हो ची मिन का नाम सुना होगा चाइना में। आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का अमेरिका में नाम सुना होगा, वहां के बड़े नेता माने जाते। आप लोगों ने बालसेविक क्रांति जो चली थी, बालसेविक रिवोल्ट, नेपोलियन के बारे में सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो 1917 में जो चला था, रूस की क्रांति। जो विश्व के फेमस लीडर रहे हैं वो भी इतने बड़े मूवमेंट नहीं चला पाए, और उन सबसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनमें सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन माना गया, जिसमें 6 महीने के अंदर जो है करोड़ों लोगों की सदस्यता ज्वाइन, कांग्रेस पार्टी में वो लोग ज्वाइन हुए और भारत के करोड़ों लोगों का सपोर्ट मिला। अब जरा देखिए, हम इसके मेन पॉइंट पे थोड़ा चर्चा कर ले। असहयोग आंदोलन की पहली बार जो है, पहली बार गांधी जी के द्वारा घोषणा किया जाता है। पहली बार घोषणा किसने किया, ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया, गांधी जी के नेतृत्व में। पहली बार अनाउंसमेंट किया गया 28 जुलाई 1920 को। गांधी जी ने कहा कि हम 1 अगस्त से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाएंगे। 1 अगस्त 1920 से हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने की जो है घोषणा गांधी जी ने कब कर दी। यह 2 प्रश्न बनाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने पहली बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए जाने की घोषणा कब की थी, 28 जुलाई 1920 को। और शुरुआत कब किया गया असहयोग आंदोलन का, तो याद रखना 1 अगस्त 1920 को। और जिस दिन शुरुआत किया गया, इससे पहले जो है मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिल चुका था। आप लोग को बताए थे कि जून 1920 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया था इलाहाबाद में, उसमें मोहम्मद अली शौकत अली ने कि भारत के मुसलमान जो है तुम्हें आपको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट तो गांधी जी ने ले लिया था भारत के मुस्लिमों का। अब जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिला, तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट मिलने के अब हुआ क्या कि 1 अगस्त को जैसे ही इन्होंने शुरुआत किया गांधी जी ने मुस्लिम लीग की सहायता से देश में असहयोग आंदोलन, उस समय कांग्रेस अभी नहीं जुड़ पाई थी और कांग्रेस प्रस्ताव अभी पारित कराना था, यहां कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिले। तब तक इसी दिन क्या होती है कि देश के एक बड़े नेता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जानते हुए इनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं कि स्वराज इनका सपना था। बाल गंगाधर तिलक जी का महाराष्ट्र 1893 में इन्होंने स्वराज वर्ड का यूज किया था पॉलिटिकल वे में। अब बाल गंगाधर तिलक जी की इस समय क्या होती है, 1 अगस्त 1920 को ही मृत्यु हो जाती है। गांधी जी इनके नाम पे 1921 जाते जाते ध्यान में रखना है, तिलक स्वराज फंड, यानी स्वराज देश को आजाद कराने के लिए कोई दान देना चाहता है, डोनेशन तो दे सकता है तिलक स्वराज फंड में। तिलक स्वराज फंड 1921 में गांधी जी ने बनाया था इनकी याद में, क्योंकि गांधी बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया था और एक काफी अच्छे नेता थे। ये बात अलग है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने के दौरान ही इनकी उसी दिन जो है मृत्यु हो जाती है। और 1921 में तिलक स्वराज फंड का जो है गठन किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए जो है आए और वो भारत के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था उस समय यूज किया गया। कुछ एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने में किया गया और सारे जो है काम किए गए आंदोलन से रिलेटेड। तो अब ये मैं बता रहा हूं कि ये भी ध्यान में रखना है कि तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी और तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई थी 1921 में, और किसके द्वारा की गई थी, तो सारा महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये एक और बात जरा ध्यान में रखिए इसको।
स्टार्ट करने के लिए अब क्या जरूरी है कि प्रस्ताव हम ले जा करके रखे, रेजोल्यूशन रखे कि भाई हम कैसे शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे और कहां पे, तो कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखे। तो कांग्रेस पार्टी के समक्ष दोस्तों जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा, 4 सितंबर, ध्यान में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक सपना था कि कोई भी आज तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना है। गांधी ने इसको फिल किया कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का उग्रवादी नेता जो है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ये थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं बना है आज तक अध्यक्ष। और इनके सपने को बाल गंगाधर तिलक के मरने के बाद गांधी जी ने फील किया कि नहीं, एक उग्रवादी नेता को भी जो है अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने 4 सितंबर 1920 को जो है कलकत्ता विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन बुलाया, कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन, स्पेशल कॉन्फ्रेंस ऑफ कलकत्ता, विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष बनाए गए, द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय। दोस्तों इस बात को जरा ध्यान में रखिए, ये देश के पहले लाला लाजपत राय जो है गर्मपंथी यानी उग्रवादी, जिसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा जाता है, उग्रवादी नेता थे जो अध्यक्ष बने थे, यहां सवाल कर दिया जाता है। और कहां पे, तो कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस पार्टी के। और कब बने थे, तो ये भी ध्यान में रखना कि 4 सितंबर 1920 को। और किसके सहयोग से बने थे, तो गांधी जी के सहयोग से। गांधी जी ने इसी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अपना असहयोग प्रस्ताव यानी नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जो है वो इन्होंने रखा। असहयोग प्रस्ताव को गांधी जी ने रखा। और इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध भारत के कुछ नेताओं ने किया, यहां तक कि जिसमें लाला लाजपत राय। अब इसका विरोध किसके किसके द्वारा किया गया, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। विरोध किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा, बिपिन चंद्रपाल के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये लोग सहमत नहीं थे असहयोग आंदोलन चलाने के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो लिबरल लीडर थे, एनी बिसेंट, तो ये लोग जो है क्या थे, सी आर दास, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का जो है विरोध किया था। असहयोग प्रस्ताव जो रखा गया गांधी जी के द्वारा, उसका विरोध किया था दोस्तों। अब इस प्रस्ताव में क्या था, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, केवल असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ाता हूं तो स्पेशल इसके लिए 3 घंटे का समय लगाता हूं। बट ये हम कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन से आपका एक भी प्रश्न न छूट पाए, इसलिए मैं क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। इस दौरान क्या क्या और हुआ, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। एक तो ये कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसमें किसने किसने विरोध किया था, ये नाम दे सकता है, किसी एक आदमी का नाम दे सकता है जिन्होंने विरोध किया था। अब देखिए इसी दौरान नागपुर अधिवेशन जो बुलाया गया 1920 में, कांग्रेस पार्टी का नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन का विजय राघवाचारी, चक्रवर्ती विजय राघवाचारी जी जो है इसके अध्यक्ष बने। और ध्यान में रखना इसी नागपुर में असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया, स्वीकार तो कर लिया गया था उसी में 4 सितंबर वाले में। उन लोगों ने तो विरोध किया था, अभी मैंने बताया था कि इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, इन लोगों ने विरोध किया, ये बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय वगैरह ने। लेकिन सपोर्ट करने में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और शौकत अली के समर्थन से जो है ना, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसको अनुमोदित का मतलब पास किया गया, अनुमोदित किया गया
विजय राघवाचारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। नागपुर अधिवेशन में जो 1920 के दिसंबर महीने में हुई, उसमें जो है इस असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पास कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रस्ताव पास हो गया, चलने लगा सब कुछ। इस दौरान कुछ शिक्षण संस्थाओं का याद रखना, गांधी जी के द्वारा शिक्षण संस्थाओं का स्थापना की गई। वो शिक्षण संस्था यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें काशी यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, बंगाल में जो है बंगाल विद्यापीठ की स्थापना हुई। गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया जो दिल्ली में है, इसका स्थापना किया गया गुजरात का, और महाराष्ट्र का। ये 6 जो है याद रखना है इंस्टीट्यूशन का जो है इस समय स्थापना किया गया था गांधी के नेतृत्व में। अब इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना, इस शिक्षण संस्थाओं में स्थापना करने के लिए कुछ देश के नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है, जो शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे, उस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे। एक आचार्य नरेंद्र देव का नाम याद रखना, क्वेश्चन कर दिया जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी, लाला लाजपत राय का नाम याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद रखना। ये सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो है आईपीएस पद का त्याग करके ब्रिटिश सरकार के और गांधी के कहने पे जो है इसी दौरान 1920 में इन्होंने अपने आईपीएस पद का त्याग किया था और गांधी जी के साथ जो है इसमें जुड़ गए। न केवल सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्याग किया था, बल्कि देश के बड़े बड़े वकीलों ने भी गांधी के कहने पे त्याग किया था अपने पदों का, और पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में जो है न केवल वस्तुओं का, न केवल गुड्स का जो है बाइकआउट किया गया, बल्कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, जो कोर्ट अदालतें हैं, उन सब का भी बहिष्कार भारत के लोगों के द्वारा किया गया। अब वकील जो है, वकीलों में कौन कौन, जरा ध्यान में रखना, ये तो काफी डिटेल वाला चर्चा का विषय है, लेकिन ये ध्यान में रखना, वकील में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है छोड़ दिए थे और गांधी जी के साथ आ गए थे। इन्होंने अब अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके अलावा याद रखना, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने छोड़ दिया। जरा इस बात को ध्यान में रखना, और गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, देश बंधु के नाम से कहा जाता है। इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ छोड़ करके जो है और गांधी के साथ आए। चक्रवर्ती, जरा ध्यान में रखना है, जैसे अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय के नाम से जाने जाते हैं, मद्रास के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी जो है वकालत, इनका वकालत छोड़ करके और गांधी जी का जो है वो सपोर्ट किए थे। तो अब ये जरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की, एक सेकेंड, राजगोपालाचारी साहब, राजगोपालाचारी साहब ये मद्रास कोर्ट के वकील थे। तो ये सारे लोगों ने वकालत छोड़ करके और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया। अब नेक्स्ट जरा, अब ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया, ये असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर जो है स्थगित क्यों हो गया, तो इसके लिए एक घटना घट गई दोस्तों, जरा ध्यान में रखिएगा। वो घटना क्या थी, चौरी चौरा कांड के नाम से चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो बोला जाता है। और चौरी चौरा कांड हुआ कब था, तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घट गई। चौरी चौरा ये एक गांव का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है, एक ब्लॉक था वहां पे।
और उस ब्लॉक में आंदोलन चल ही रहा था। गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में हम आपको स्वराज दिला देंगे देश के लोगों को, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि उसमें कोई हिंसा ना होने पाए। और इसी ब्लॉक में आंदोलनकारियों ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने आग लगा दी जब ब्रिटिश पुलिस के द्वारा भगवान सिंह, जो भारत के उस समय रिटायर्ड जो है एक सैनिक थे गोरखपुर के, जिसका नाम था भगवान अहिर। तो भगवान अहिर को क्या किया गया, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा बेरहमी से 3 फरवरी को इसे ये घटना घटी थी, उसके 2 दिन पहले जो है पीटा गया, जिसे काफी चोट आई और जिसपे क्रांतिकारियों ने उग्र होकर के, भारतीय क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा वाली जो ब्लॉक है, थाना है ना, उसमें आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी प्लस एक दरोगा, यानी टोटल मिलकर के 22 जो है ब्रिटिश लोग मारे गए। अब इसी कारण ये गांधी जी को पता चला, उस समय गांधी जी जो है गुजरात के बारदोली में एक किसान सभा के आयोजन में थे और उस समय सरदार पटेल के साथ थे। उनको पता ये चलता है 11 फरवरी को इस घटना की, और 11 फरवरी को जैसे ही पता चला गांधी को, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस पार्टी की जो है बैठक बुला करके उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। क्यों? अब इसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद मचा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे, उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के चौरी चौरा कांड के कारण जो ये वापस लिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया 12 फरवरी 1920 को, उसके कारण इनकी आलोचना की। सी आर दास ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी भी आंदोलन का नेतृत्व बड़े जोश और जुनून के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे होता है, वो रास्ते से भटक जाते हैं। द इंडियन स्ट्रगल किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस ने उसमें लिखा कि से भाई, जब उत्साह और उल्लास में पूरा देश जोश में उमड़ा हुआ है, और उस समय जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट यानी नेशनल क्राइसिस से कम नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव में किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो इसमें कश्मीर का दोष क्या है। ऐसे करके जो है भारत के कुछ नेता जो है वो गांधी जी के आलोचना की कि भाई रोकना ये ठीक नहीं था। हालांकि रोकना ठीक था या नहीं था ये काफी डिस्कशन का विषय है, और अभी आप लोग को केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम को देखते हुए, इसलिए हम जो है ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, इसको केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो अब देखिए, अब जो है ऐसे में देख करके 1921 में जो है लॉर्ड रीडिंग आ चुका था, भारत का वायसराय बन करके लॉर्ड रीडिंग ने कहा कि ठीक है, अब ये सही मौका है जब भारत के लोग आलोचना करने में लगे हुए हैं, हम गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई। असहयोग आंदोलन के बाद प्रश्न बना सकता है गांधी जी कब गिरफ्तार हुए, ध्यान में रखना 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 18 मार्च को अहमदाबाद सेशन कोर्ट के जो जज था, ब्रिटिश जज, अहमदाबाद सेशन कोर्ट के ब्रिटिश जज, जिसका नाम याद रखना दोस्तों ब्रूमफील्ड था, तो ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को कहा कि से आप इस जो है 22 लोगों के मारे जाने के सबसे बड़े दोषी आप है, क्योंकि आपके लीडरशिप में चल रहा था, और गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। ये बात अलग है कि 6 साल के लिए सजा, यानी 22 में जाते हैं तो 28 में निकलना चाहिए था, 28 में गांधी जी को जेल से रिहा किया जाना चाहिए था, बट जो है गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते 5 फरवरी 1924 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जेल से क्या किया गया, रिहा किया गया। यानी गांधी जी जेल से रिहा कब हुए थे, तो गांधी जी जेल से रिहा हुए थे 5 फरवरी 1924 को, गांधी जी रिहा कर दिए गए, जेल से रिहा कर दिए गए दोस्तों। अब हम आपको क्वेश्चन पे सॉल्व करवाते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या है, थोड़ा क्वेश्चन पे आए, आगे बढ़े। कह रहा है, अब आप लोग आसानी से दे सकते हैं आंसर, पीछे बढ़िया से देख लेना। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया था। ध्यान में रखिए, नागपुर अधिवेशन में फिर
सी आर दास, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जो कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में विरोध किए थे प्रस्ताव का, असहयोग प्रस्ताव का, यानी नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन का, वो अपना वापस ले लिए, विरोध वापस ले लिए। लेकिन बिपिन चंद्रपाल, एनी बिसेंट ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी का जब असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पास किया गया नागपुर कॉन्फ्रेंस में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में, तो इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। सी आर दास ने, एनी बिसेंट ने, बिपिन चंद्रपाल ने, मदन मोहन मालवीय ने, 4 ये दिया है। कह रहा है कि 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पास किया गया था, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पास किया गया था नागपुर अधिवेशन में। ये जो है, तो नागपुर कॉन्फ्रेंस में आपको मैंने क्या बताया, ये तो बीसी पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्रपाल, तो इन्होंने तो छोड़ दिया। नागपुर में जैसे ही नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को पास किया गया तब एनी बिसेंट ने भी त्याग दे दिया। मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने भी जो है इस दौरान त्याग दिया। सी आर दास ने जो है इस प्रस्ताव को पास किया था। तो चलो, एक जो है सी आर दास का मतलब चित्तरंजन दास, जिसे नेशन फ्रंट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन, फर्स्ट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस वर्ष में शुरू किया था? अभी मैंने बताया दोस्तों 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के द्वारा ये अनाउंस शुरू किया गया। 28 जुलाई 1920 को इसको क्या किया गया था, गांधी जी का अनाउंस किया गया था कि 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा, और 1 अगस्त को ही जो है भारत के एक बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा वापस किया, दौरान वापस कर दिया, ये ध्यान में रखिए, केसर ए हिंद। और इसकी उपाधि पीछे मैं बता चुका हूं, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया था, जब 9 जनवरी 1915 को भारत साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, प्रथम मास मूवमेंट, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, वो था असहयोग आंदोलन। देखिए, प्रथम जन आंदोलन पूछे, पहला आंदोलन नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट मूवमेंट पूछेगा तो आपको पता है दिल आंदोलन, यानी जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, वो पहला है। लेकिन जन आंदोलन, मास मूवमेंट, जिसमें करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट गांधी के कहने पे कहा था, तो किया था, तो वो होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? अभी मैंने बताया उसमें आप लोगों को कि वकालत छोड़ने वाले में कौन थे, तो वकालत छोड़ चित्तरंजन दास ने तो सपोर्ट कर दिया नागपुर वाले में। तेज बहादुर सप्लू भी वकील थे, जरा ध्यान में रखना। मदन मोहन मालवीय भी थे, महात्मा गांधी, और कह रहा है कि दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। अभी मैंने बताया था कि वकालत छोड़ने वाले, छोड़ करके गांधी का साथ देने वाले में कौन कौन से थे, तो आपको ध्यान में रखना कि चित्तरंजन दास थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो वकालत छोड़ करके इनके साथ आए, गांधी जी के साथ आए। कांग्रेस छोड़ने का मैंने अलग से बताया, आप पीछे देख लीजिए। और वकालत छोड़ करके गांधी जी का सपोर्ट करने वाले में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अलावा जो है आप जरा ध्यान में रखना कि सुभाष चंद्र बोस जी तो वकील नहीं थे, लेकिन हाँ, आगे जो है आप ध्यान में रखना, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ा था। आगे जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था छोड़ करके, गांधी जी का सपोर्ट किया था। और सुभाष चंद्र बोस जो है आईपीएस पद से त्याग पत्र देकर के गांधी जी के साथ रहे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? आपको मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक जी ने सपोर्ट किया था, लेकिन इसके परिणाम क्यों नहीं देख सके? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बनता है, एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था और किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा, कि भैया बस हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। और वायलेंस से कोई ऐसा नहीं है कि गांधी जी डरते थे, बल्कि गांधी जी ये जानते थे कि भैया भारत के पास जो है ना, भारत के पास लाठी डंडे के अलावा कुछ है नहीं। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे बड़े, बिना किसी दोष के हजारों की लाश बिछा सकता है अंग्रेज लोग, तो कल जाकर के हमारे लोग अधिक संख्या में मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने सत्य और अहिंसा के साथ
नॉन वायलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। हम मांग करेंगे, दुनिया की निगाहों में इनको दिखाएंगे कि देखो कितना क्रूर शासन है, और ये दबाव में आकर के हमारी मांगों को मानेंगे। लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे लोगों का नुकसान ज्यादा है और ब्रिटिश सरकार का कम है। अब इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? राइट ऑप्शन कौन सा नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक रही है, तो एकदम बिल्कुल सही है। 1920 में शुरू हुआ, 22 तक रहा। 22 में जो है 12 फरवरी 1922 को जो है वापस लिया गया गांधी जी के द्वारा। लेकिन 22 तक ये लगा चला था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। गांधी जी ने कहा था ये भी सही है। सही नहीं उसमें चुनना है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल ही जो है इसमें बहिष्कार बाइकॉट की योजना थी दोस्तों। बाइकॉट ही तो किया गया था, स्कूल का, कॉलेज का, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का। न केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इस दौरान जो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया गुड्स का, तो गांधी जी के इस बहिष्कार के कारण जो है, जरा ध्यान रखिए, इस बहिष्कार का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भैया ये सब क्या कर रहे हो, कपड़ा जला रहे हो, ये तो निष्ठुर बर्बादी है भारत की। और गांधी जी के इस तरीके से बाइकॉट और स्वदेशी के तरीके से इतना असर पड़ा था कि ब्रिटेन सरकार को जो उनका पर ईयर जो यहाँ से भारत से बेनिफिट होता था, उसमें आधे जो है उनकी भारत में जो निर्यात थी, माने ब्रिटेन के द्वारा जो यहाँ पे सामान बेचा जाता था, उसकी रेट जो है आधे घट करके हो गई थी। यानी जो 105 करोड़ रुपए एक साल में बेनिफिट वो लोग कमा रहे थे, वो 57 करोड़ रुपए आ गई थी दोस्तों। जरा सोचिए गांधी जी का ये कितना अच्छा तरीका था कि स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वकालत छोड़ करके लोग आएंगे, पद छोड़ करके आएंगे, तुम लोग ब्रिटेन से मंगाओ, एक तो तुम लोग को ये करना पड़ेगा। अब ब्रिटेन वाले आएंगे तो हम लोग जितना पैसे में काम करते हैं भारत के लोग, उससे 4 गुना अधिक महंगा लेंगे, तब तुम्हारा दिमाग टाइट होगा। दूसरी बात है, जब तुम्हारा कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा वस्तुओं का, जो ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं हैं, सारे लोग जो है खत्म नहीं लेंगे, अपने देश की बनी हुई स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो बनी हुई चीजें हैं, जो हस्तकरघा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग में जो बनी हुई चीजें हैं, जो सूती वस्त्र है, खादी वस्त्र है, इन सब का प्रचलन जो है गांधी जी ने शुरू किया। बोला कि ये सब अपनाएंगे लोग, अपने देश में बनी हुई चीजों को, अपने व्यापारियों को भी बल्ले बल्ले, अपने लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन अंग्रेजों को यहाँ पे जबरदस्त घाटा हुआ आर्थिक रूप से, गांधी जी के ये बाइकॉट की ही पॉलिसी के कारण हुआ था। तो ये भी सही है। कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो त्याग पत्र दे दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन जो है जब अनुमोदित किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो अप्रूव्ड किया गया था नागपुर अधिवेशन में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा का वास्तविक तिथि है? अभी मैंने बताया 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटी थी, भगवान अहिर के पीटे जाने के बाद जो है घटी थी। 22 लोगों को जो है ये कर दिया। चौरी चौरा किस में? अभी मैंने बताया गोरखपुर में। आंसर आप दे दीजिए गोरखपुर। अगला है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? अभी मैंने बताया था, ये बारडोली लिख दिया है, बारडोली में। ये भी मैं बता चुका हूं, पीछे देख लीजिए। बारडोली गुजरात में पड़ता है। बारडोली से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जुड़े थे, किसान सभा थे कि किसान सभा से जुड़े हुए थे, किसानों के नेता थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? दोस्तों चौरा इवेंट के कारण, अभी मैंने पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पे किसने कहा यह निष्ठुर बर्बादी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी की आलोचना की और बोला कि यह तो निष्ठुर बर्बादी है भारत की। और इसी के साथ जो है हम लोगों का आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है। 41 क्वेश्चन भले ही मैंने लिखा, लेकिन आज जो है मैंने 250 प्लस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है। आप लोग जा करके इसको अच्छे से जो है देखिएगा, समझिएगा, और आगे पीछे करके जहां भी क्वेश्चन न समझ में आए ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। आज जो है इतना बड़ा धैर्य पूर्वक जो है आप लोगों ने हमें सुना, समझा, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, और एंड टाइम पे जब परीक्षा के टाइम होता है अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम लोगों का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके, क्वेश्चन को वहां पे जा करके बना सके। और आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।